हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, हम लोग अभी तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन और वेक्टर्स के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज हम लोग वेक्टर के बाद बात करने जा रहे हैं मोशन इन प्लेन में, ठीक है। और मोशन इन प्लेन में हम लोग बात करेंगे आज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले तो बात आती है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी बॉडी को वर्टिकल के साथ किसी एंगल से थ्रो कर दिया जाए, ठीक है, तो वर्टिकल के साथ एक्यूट एंगल से इसको थ्रो कर दिया जाए। देखो वर्टिकल से एंगल क्या है, एक्यूट, ठीक है। तो ये जिस टाइप का मोशन परफॉर्म करती है, इस मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन at acute angle from the vertical line, then which type of motion is performed is called projectile motion। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन देख रखा होगा, आपने यूज भी किया होगा। जैसे अगर आप देखते हैं क्रिकेट मैच हो रहा है, तो जब एक फील्डर बॉल को पकड़ता है तो क्या करता है, ऐसे थ्रो करता है, तो वो कुछ इसी तरीके का पाथ लेते हुए जाती है। ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई बैट्समैन शॉट मारता है तो आपकी बॉल क्या होती है, कुछ इस टाइप से एक जगह से उछलती दूसरी तरफ गिरती है। ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई फुटबॉलर जब किक मारता है किसी गेंद को, तो वो बॉल किसी एंगल पे जाके ऐसे और कहीं पे गिरती है। ये क्या है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ऐसे बहुत सारे मोशन हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह होते हैं, ठीक है। तो अब हम इन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले बात हम करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन इन प्लेन भी क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी बॉडी पे जो एक्सेलरेशन है वो इनिशियल वेलोसिटी से किसी एंगल पर होता है। जैसे यहाँ देखो, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन की डेफिनेशन क्या हुई, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन। इस समय बॉडी एक प्लेन में मोशन करती है, एक प्लेन में चल रही है। ये क्या है, ये एक मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल हो गया प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब बच्चों, हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमने समझ लिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कि जब किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल से थ्रो कर दिया जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ऐसा जरूर नहीं है, अगर हम कुछ हाइट से बात करें तो अगर हॉरिजॉन्टल में भी कोई बॉडी थ्रो कर दोगे तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेगी। अगर आप पहले से ही कुछ हाइट पे बैठे हों, वहाँ से एक बॉडी थ्रो करें तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर आप किसी बॉडी को हाइट पर से किसी एंगल से थ्रो कर दें तो ये वाला भी मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है पॉसिबल होते हैं। अब बच्चों, हमको सबसे पहले तो यहाँ पे ये बात करनी है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, इनमें इनका ट्रेजेक्ट्री कैसा होता है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। फिर हम समझेंगे, इनके फार्मूले कुछ डिराइव करेंगे बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन के, और उसके बाद इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। तो आज सबसे पहले तो हम प्रोजेक्टाइल की बेसिक जानकारी लेते हैं, ठीक है। बेसिक जानकारी का मतलब है कि जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो क्या होता है। तो देखिए, इस ऑब्जेक्ट में दो तरह की वेलोसिटी इस सिचुएशन में होती है। मतलब जब प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्जेक्ट करता है तो उसमें दो तरह की वेलोसिटी होती है। एक होती है बच्चों इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक होती है वर्टिकल वेलोसिटी। क्यों, ऊपर भी ये जा रहा है, ये बॉडी क्या हो रही है, ये ऊपर भी जा रही है लगातार, ठीक है, ये बॉडी ऊपर भी जा रही है, मतलब हाइट कवर कर रही है, साथ ही साथ आगे भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस में भी अपना डिस्प्लेसमेंट कर रही है। इसका मतलब जैसे ऐसे आपने इस पेन को उठाया और ऐसे थ्रो कर दिया तो ये ऐसे आएगा। तो देखिए, पेन ऊपर भी गया था, वर्टिकल मोशन भी इसने किया, और आगे भी बढ़ गया, मतलब इसने हॉरिजॉन्टल मोशन भी किया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब किसी बॉडी में होता है तो उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको ले जाती है,
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसको ऊपर की तरफ ले जाता है, फिर नीचे आता है वो, ठीक है। तो इसमें दो तरह की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक देखिए किधर हो रहा एक्स एक्सिस में, और एक मोशन किधर हो रहा वाई एक्सिस। देखो बॉडी यहाँ से थ्रो की गई, कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेगी तो क्या हुई, उसमें वाई में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। दैट्स वाई प्रोजेक्टाइल मोशन इज आल्सो कॉल्ड मोशन इन टू डायमेंशन। इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि ये क्या है, ये मोशन इन टू डायमेंशन है, ये दो दिशाओं का मोशन है, दो डायरेक्शन में एक साथ इसमें बॉडी मोशन करती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये पता चल गया हमको कि हाँ ये मोशन इन 2D होता है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस बॉडी पर जो यहाँ से प्रोजेक्ट की गई है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, ठीक है, उस पर एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया। तो अगर ये थीटा एंगल पे थ्रो की गई हो बॉडी और इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u हो, तो u का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा u cos थीटा, ठीक है, और एक वर्टिकल कंपोनेंट u का चला जाएगा u sin थीटा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होगी कि इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट u cos थीटा, एक u sin थीटा आया, तो u cos थीटा कंपोनेंट जो है वो उसको x डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। जबकि u sin थीटा उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब वर्टिकल में ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये वर्टिकल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ux जो आया है यानी कि u cos थीटा, ये क्या है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है। जबकि जो uy है, मतलब हम कह सकते हैं u sin थीटा, तो ये क्या है, ये वर्टिकल वेलोसिटी। बच्चों हम जो ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने मान लिया स्टोन थ्रो किया, हमने बुलेट फायर की, हमने एक क्रिकेट वाली बॉल जो काफ़ी जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा है उसकी बात की, तो इन सब चीज़ों की जो डेंसिटी होती है, मतलब हम जिन चीज़ों को फेंक रहे हैं, जिनका हम प्रोजेक्शन करवा रहे हैं, जिनका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, उन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी एयर की डेंसिटी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि उन पर जो एयर रेजिस्टेंस से लगने वाला फोर्स है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। इसी वजह से x डायरेक्शन की वेलोसिटी को ये फोर्स अफेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो जब x डायरेक्शन को ये अफेक्ट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि ux remains constant during projectile motion, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के समय जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा। तो अगर इस पेन को थ्रो कर रहे हैं तो इसके में क्या है, लगभग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल से उसमें फोर्स कौन लगा सकता है, एयर फ्रैक्शन लग सकता है, बट एयर का रेजिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा रहा है उसकी अपेक्षा क्या है, उसकी डेंसिटी की अपेक्षा बहुत एयर की डेंसिटी कम होती है, तो उसका जो रेजिस्टिव फोर्स लगता है बहुत ही कम लगता है, जिसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई फोर्स नहीं लगता तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन 0 तो चेंज इन वेलोसिटी भी 0, इसीलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है बच्चों, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब बात कीजिए कि वर्टिकल वेलोसिटी में क्या होगा, uy मतलब वर्टिकल वेलोसिटी। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए इसमें, तो क्या आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर उठेगा, तो जब कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो क्या होता है, जैसे जैसे वो ऊपर उठती है उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उस बॉडी को रोकता है, उसको एक रिटार्डेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगती है, अर्थ में नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी लगने की वजह से
जैसे ये बॉडी ऊपर जाना चाहेगी, इस पर एक वेट लगेगा, उसकी वजह से एक ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगेगा, और वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ लगने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो लगातार क्या होगी बच्चों? वर्टिकल स्पीड की बात करो, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल स्पीड। तो ये वर्टिकल स्पीड जो है उस ऑब्जेक्ट की लगातार क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी, और डिक्रीज होते होते वर्टिकल स्पीड क्या हो जाती है? जीरो। कहाँ जीरो होती है? एट हाईएस्ट पॉइंट। तो एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल स्पीड बिकम्स जीरो, मतलब ये Vy क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है। और फिर वो ऑब्जेक्ट जैसे से गिरेगा तो ये अब अभी तक ये यहाँ पे क्या कर रहा था? यहाँ तक वो रिटार्डेशन दे रहा था, यहाँ तक वो क्या कर रहा था? रिटार्डेशन था। ठीक है। अब इसके बाद वो क्या करेगा स्मॉल जी? उसकी स्पीड को बढ़ाने लगेगा। होता है ना, जैसे कोई चीज़ ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो पहले उसकी स्पीड लगातार घटती है, मतलब स्मॉल जी रिटार्डेशन देता है, लेकिन जब वो नीचे आने लगता है तो वही स्मॉल जी उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है, उसकी स्पीड को बढ़ाता है। तो लगातार इसकी स्पीड इधर बढ़ेगी, मतलब इधर जो है उसको क्या मिलेगा? एक एक्सेलरेशन मिलेगा। कहाँ? यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ तक। ठीक है। इसका मतलब पहले उसको मिलेगा रिटार्डेशन, और फिर क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा स्मॉल जी का, और फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी वही हो जाती है जो इनिशियल है। मतलब अगर प्रोजेक्शन पॉइंट और जहाँ पे वो टकरा रहा, ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पे हैं, तो जितनी वेलोसिटी से, वर्टिकल वेलोसिटी से उसका मोशन शुरू हुआ था, उतनी ही वर्टिकल वेलोसिटी से वो बॉडी नीचे टकरा जाएगी। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या थी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट थी, ये तो यही रहेगी, वो चेंज ही नहीं होगी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज्ड रेगुलरली, वो लगातार क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है। और ये डिक्रीज होगी, डिक्रीजिंग व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, बट increasing when object moving डाउनवर्ड। जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगी? वर्टिकल वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? तो जब तक वो ऊपर गया उसकी वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज हुई, यहाँ पे जीरो हो गई वर्टिकल वेलोसिटी, और यहाँ पे फिर वही हो गई वर्टिकल वेलोसिटी जो पहले थी, बस केवल उसकी क्या होगी? डायरेक्शन बदल गई। अब बच्चों यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एट हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी बचेगी? तो देखिए वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, तो घटते 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 यहाँ जीरो हो गई, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं, तो ये तो u cos थीटा यहाँ रहेगी, u cos थीटा यहाँ, u cos थीटा यहाँ, u cos थीटा यहाँ, u cos थीटा यहाँ। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होती नहीं है। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी u cos थीटा मीन्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर बचेगी। क्लियर है? और थ्रो करते समय अगर वेलोसिटी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, यहां से थ्रो करने की वेलोसिटी u, ये आपको दिया हो u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। बेटा देखिए u cos थीटा i मतलब x एक्सिस, और u sin थीटा j मतलब y एक्सिस पे। तो जब वही ऑब्जेक्ट अर्थ पे टकराएगा उस समय उसकी ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अब बेटा देखिए इसकी वेलोसिटी u क्या बन जाएगी? तो ये u बराबर अब बनेगा, या u डैश बराबर अब बनेगा
ये बनेगा u cos थीटा इंटू आई। क्यों? हॉरिजॉन्टल तो चेंज हुई नहीं, तो वो तो u cos थीटा ही रहेगी, लेकिन वर्टिकल वाले की डायरेक्शन बदल गई। चेंज वो भी नहीं हुई, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल गई। तो अगर ऊपर की तरफ y एक्सिस है तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी? माइनस y एक्सिस हो जाएगी। इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा u साइन थीटा j, वो भी कैसा? माइनस का। क्यों? अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ निगेटिव होगी। और कोई आपसे पूछ दे एट हाईएस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? सोचो, u डबल डैश वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे ये u डबल डैश, तो ये क्या बनेगी बच्चों? तो वर्टिकल तो जीरो होगी, केवल हॉरिजॉन्टल बचेगी, मतलब u cos थीटा आई। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल की वेलोसिटी हो गई, और ये फाइनल जहाँ पे टकराई वहाँ की वेलोसिटी होगी। इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में आप अलग अलग जगह की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बच्चों सबसे बड़ी बात आती है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जब हम थ्रो करते हैं तो दो तरह की वेलोसिटी है, कि u cos थीटा है कि u sin थीटा। लेकिन देखिए u cos थीटा का u sin थीटा से एक बार वैल्यू होने के बाद कोई मतलब नहीं बचा, मतलब इस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा और ये लगातार चेंज हो रही वर्टिकल वेलोसिटी, लेकिन इसके चेंज होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके कांस्टेंट होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप लोग ये चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए कि जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो उसकी एक दो तरह के मोशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मोशन का वर्टिकल मोशन से कोई लेना देना नहीं, वर्टिकल मोशन का हॉरिजॉन्टल मोशन से कोई लेना देना नहीं। मतलब जहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूज करेंगे वहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन की बात करेंगे, जहाँ वर्टिकल वेलोसिटी यूज करेंगे वहाँ वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि हाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट होती है, वर्टिकल वेलोसिटी क्यों चेंज होती है, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी इतनी होती है, जहाँ पे ये बॉडी टकराती है वहाँ की वेलोसिटी इतनी होती है, और जहाँ हाईएस्ट पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी ये होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं बच्चों। अब हम बच्चों बात करते हैं पाथ यानी कि ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या ट्रैजेक्टरी होती है, उसका क्या पाथ होता है, इस बात पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। अब देखिए ट्रैजेक्टरी को कैसे निकाला जा सकता है। तो सपोज कर लेते हैं कि एक बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया। ये कोई बॉडी थी, इसको हमने क्या किया बच्चों, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया। ठीक है, और ये बॉडी इस तरह का पाथ लेते हुए यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पर ऐसे गिर गई। और हमने इस बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया। सपोज दैट अ बॉडी इज थ्रोइंग एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी u, then we can divide this velocity into two components. One is along x-axis and other is along y-axis. The velocity along x-axis is called horizontal velocity and its value is u cos theta. मैंने बताया था ना कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो अगर ये थीटा एंगल से जुड़ा तो ये u cos थीटा, और ये क्या बनेगा बच्चों, u sin थीटा। अब ऐसा जरूरी मत समझ लेना कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा, वर्टिकल u sin थीटा होगी, नहीं। जो एंगल से कंपोनेंट जुड़ता है वो cos वाला होता है ना, बेस cos थीटा था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर आप वेक्टर के ब्रेकिंग को अगर आपको सीखना है तो आप हमारा लाभ पैरेललोग्राम का वीडियो देखिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ये u है तो जो थीटा से जुड़ा है वो u cos थीटा, जो थीटा से नहीं जुड़ा बट 90 डिग्री पे कंपोनेंट है वो क्या होगा, u sin थीटा। ठीक है, इसलिए हो गया। तो ये u cos थीटा से ऐसे इधर जा रहा है, ये ऊपर,
अब देखिए बॉडी चलते चलते यहाँ कहीं पहुँच गई। सपोज आफ्टर टाइम t द बॉडी रीच्ड एट पॉइंट P, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, पूरा हमारा सेंटेंस क्या होगा, सपोज दैट एन बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O एट एंगल थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी u. नाउ द बॉडी इज रीच्ड एट पॉइंट P आफ्टर टाइम t, तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी को पहुँचने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, ठीक है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x, y, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, x, y हो गया। अब हमको इसका पाथ बताना है बच्चों। पाथ का मतलब x और y में रिलेशन पता चल जाए तो पता चल जाएगा ये पाथ क्या है। अब बच्चों आपको पता है, जैसे कोई मान लीजिए कि अब यहाँ पे पाथ निकाल रहे हैं, x y में रिलेशन अभी ऐसा मिल जाए x प्लस पी वाई कुछ भी इज इक्वल टू सी, तो हम समझ जाएंगे स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जब x और y में एक पावर होती है तो वो इक्वेशन किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन की होती है। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों की अलग अलग जो है इक्वेशंस होती हैं। जैसे सर्किल के लिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, तो हम x y का रिलेशन निकालेंगे और हम देखेंगे कि ये किस तरह के पाथ को एडॉप्ट कर रहा, ठीक है। तो अब बच्चों सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसे ये x, y हुआ, तो यहाँ से देखिए तो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट हुए बॉडी में, ऐसे हुए, एक हॉरिजॉन्टल में वो पहुँच गई और कुछ वो हाइट भी कवर कर लेती है, क्योंकि ये 2D मोशन है। तो मैंने बताया था x और y दोनों एक्सिस में चलती है, बिल्कुल सही है। अब बच्चों देखिए ये x एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुई है, x, y डायरेक्शन में कितना इसको डिस्प्लेसमेंट मिला है, y, यही तो मतलब हुआ। अब हमको x और y में रिलेशन फाइंड करना है, तो हम पहले लिखेंगे फॉर O टू P हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर O टू P हॉरिजॉन्टल मोशन। तो O से P की अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करो तो बेटा देखिए हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितनी थी, u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितनी चला, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितनी चला, x, और यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा इसको, t। इसका मतलब ये हुआ कि हम सीधे सीधे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट कहो चाहे डिस्टेंस कहो, बात वही है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, और इनटू टाइम। क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x एक्सिस में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, देखो ये u cos थीटा इनटू टाइम कितना लगा, t। यहां से आप t की वैल्यू को निकाल सकते हैं x अपान u cos थीटा। द वैल्यू ऑफ t इज x अपान u cos थीटा। अब बच्चों हम O से P के वर्टिकल मोशन की यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर O टू P वर्टिकल मोशन, ठीक है। O से P के वर्टिकल मोशन की बात कीजिए, तो वर्टिकल मोशन में क्या होगा, देखिए तो जब बॉडी ऊपर की तरफ उठ रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है, वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ उठती है तो वहाँ एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन हो जाता है, इसलिए माइनस फार्मूले में आ जाता है, मतलब h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कौन सी लेनी है, वर्टिकल वाली, यानी कि ये यू वाई यूज होगी, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी का यूज करेंगे, तो यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों अब हम क्या करेंगे कि h की जगह क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे,
तो h की जगह आ गया y, यू वाई कितना है देखिए, ये है u साइन थीटा इंटू टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पुट t इज इक्वल टू x अपान यू कॉस थीटा, ये जो t की वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर दो। तो इसकी जगह क्या आएगा, t की जगह x अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो t की जगह x अपान यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जरा ध्यान दो, u से u कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या आया, साइन अपान कॉस यानी कि टेन। तो टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y बराबर क्या आ गया, टेन एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन आई है ये किस फॉर्म की है देखिए, तो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इंटू एक्स माइनस, फिर देखो ये कुछ कांस्टेंट है तो b इंटू एक्स स्क्वायर, जहां a और b क्या है, कांस्टेंट। तो ऑब्टेन्ड इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द पैराबोला। ये इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की होती है। सो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है बच्चों, तो ये पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों और याद कर लीजिए कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। नोट कर लीजिए फटाफट इसको। तो बच्चों अब हम लोगों को बात करनी है मैक्सिमम हाइट, फ्लाइट टाइम एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन अब हमको समझना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम हाइट क्या होती है, फ्लाइट टाइम क्या होता है और रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल की। तो बच्चों अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, कुछ इस तरीके से थ्रो कर दी जाती है तो आपको पता है इस बॉडी का मोशन कैसा होता है, इस बॉडी का मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बच्चों कि यहां से हमने किसी बॉडी को u वेलोसिटी से थ्रो किया, सपोज कीजिए कितने एंगल पर, थीटा एंगल पे। तो इस वेलोसिटी के बच्चों आपको पता है दो कंपोनेंट आप कर सकते हैं, एक क्या होगा, ये होगा u cos थीटा, और एक क्या होगा, एक इधर जाएगा, वो होगा u sin थीटा। ठीक है, अब बच्चों सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैक्सिमम हाइट क्या है। तो आपको पता है कि ये बॉडी ऊपर की तरफ उठती जाएगी उठती जाएगी उठती जाएगी उठती जाएगी और इसका वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा। एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। यहाँ पे उसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही पॉइंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे होता है, ये हॉरिजॉन्टल है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट को हम लिखते हैं बच्चों h से। तो ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है। मतलब जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल से तो जितना वो मैक्सिमम हाइट कवर कर सकती है वो क्या कहलाती है, उसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब बॉडी यहाँ से चलती 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 आपको पता है यहाँ पे फिर से वापस यहाँ सेम एंगल पे, उसी थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, ये गिर जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो मेरी क्लियर है आपको। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो उसको पहुँचने में कुछ टाइम लगा होगा। तो जो यहाँ से मतलब प्रोजेक्शन पॉइंट से, और ये मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को नाम दे देते P, और ये जहाँ पे फिर से टकराएगी अर्थ से उस पॉइंट को नाम देते Q। तो O से Q तक किसी ऑब्जेक्ट को जाने में जो टाइम लगा है
वो टाइम उसका कहलाता है फ्लाइट टाइम, इसको टी से लिखते हैं, ये फ्लाइट टाइम हो गया। रेंज क्या है? तो जहां से हम थ्रो करते हैं तो बॉडी चलती 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 कुछ डिस्टेंस पर गिरती है, तो वो हॉरिजॉन्टल में जितनी डिस्टेंस कवर करती है ये बच्चों कहलाती है उसकी रेंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको आर से लिखते हैं। हमको इस डेरिवेशन में एच, आर और टी तीनों की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हम बच्चों इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि जैसे आपने u वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो कर दिया, तो यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? uy, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल है इसकी वैल्यू होगी ux। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? uy, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है उसकी? ux। ठीक है, एट हाईएस्ट पॉइंट उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, लेकिन एट हाईएस्ट पॉइंट भी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी बच्चों, ux, जो यहाँ पे वही यहाँ। क्यों? तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी अब वही हो जाएगी जो कि थ्रो करते समय उसकी थी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये तभी के लिए है कि जहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाए उसी हाइट पे वो गिर जाए, मतलब जैसे अर्थ से हम थ्रो करें वो अर्थ पे ही गिर जाए, तब ये चीज़ सही होगी। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों हमें हाइट कैसे पता चल सकती है? तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे कि फॉर O to P वर्टिकल मोशन, O से P के वर्टिकल मोशन की हम बात करेंगे। बच्चों वर्टिकल मोशन में अगर मैं बात करूं तो क्या रहा, देखो ध्यान से, तो वर्टिकल मोशन में हमारे पास क्या हो रहा है? तो बच्चों वर्टिकल मोशन का हम यूज करके क्या करेंगे? यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकालने जा रहे हैं। हम किस चीज़ का डेरिवेशन कर रहे हैं? मैक्सिमम हाइट के लिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? फॉर O to P वर्टिकल मोशन। थर्ड इक्वेशन आप मोशन यूज करेंगे तो क्या आएगा? होता था v स्क्वायर, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो भाई कौन सी इनिशियल वेलोसिटी? वर्टिकल वाली का स्क्वायर, माइनस 2gh, तो क्या आ गया? vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर माइनस 2gh। अब बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे vy, तो देखिए P पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल वाली कितनी हो गई है? 0। uy का स्क्वायर, तो uy कितना है? देखिए ये है u साइन थीटा इंटू इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2gh। ठीक है, अब देखिए 2gh माइनस का है, इधर ले आइए तो इधर आएगा 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h कितना आ जाएगा? h आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो h कितना आ गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये बच्चों मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन हो गया, ये उसकी प्रूविंग हो गई और ये उसका फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, यानी कि फ्लाइट टाइम पे हम चर्चा करेंगे। तो फ्लाइट टाइम क्या है बच्चों? तो यहां से O पॉइंट से Q पॉइंट तक बॉडी को पहुंचने में जो टाइम लगा वो क्या है? वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम क्या करेंगे? इसको दो पार्ट में करेंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट दो पार्ट में करने से बच्चों को ज़्यादा इजी समझ में आता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, हम O से P तक जाने में बॉडी को जो टाइम लगा वो निकाल देंगे। हम बॉडी के O से P तक जाने में जो टाइम लगा वो कैलकुलेट कर लेंगे और उस टाइम का दोगुना कर देंगे, तो यहाँ वाला भी टाइम उसमें शामिल हो जाएगा। क्यों? हमको पता है कि अगर बॉडी को P पॉइंट तक जाने में स्मॉल t टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में t टाइम लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी t टाइम लगेगा। इसका मतलब जब टोटल टाइम निकालना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम। तो हमारा काम क्या हो गया? हम O से P तक पहुँचने का टाइम पहले कैलकुलेट करेंगे। जब वो आ जाएगा तो फिर P से Q तक जाने का टाइम निकालेंगे
और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमको तो चूंकि पता चल चुका है दोनों सेम हैं, इसलिए इनको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जैसे स्मॉल टी निकल आया तो उसका डबल कर देंगे तो टोटल टाइम निकल आएगा। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम देखिए इसको कर कैसे सकते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर ओ टू पी वर्टिकल मोशन। किसके लिए बात हो रही है बच्चों? O से P के वर्टिकल मोशन के लिए। अब देखिए वर्टिकल मोशन के लिए आप बात करेंगे तो क्या इक्वेशन लगेगी, यहाँ पे लगाते हैं बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, मतलब वी वाई बराबर यू वाई माइनस जी टी। देखिए v इक्वल टू यू माइनस जी टी होता है ना, तो जब कोई बॉडी ऊपर उठती है तो वही लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन काम कर रहा है स्मॉल जी, इसलिए माइनस का लग गया। अब बच्चों वैल्यू पुट करो वी वाई कितना है, देखिए फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट पी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी होगी तो वो कितनी है वी वाई, तो वी वाई पी पॉइंट पे क्या है 0। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी ओ पॉइंट पे ये कितनी है बच्चों, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो अगर इस जी टी को इधर उठा लाओ तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से ये जी टी इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा या टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम पॉइंट O टू P। अच्छा, O से P तक जाने में T टाइम लगा, P से Q तक जाने में T टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा T प्लस T यानी कि 2T। तो यहां पे लिखेंगे सो फ्लाइट टाइम कैपिटल T इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल टी। ठीक है, तो इसको डबल कर दो बच्चों तो क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू ये आ गया 2 और स्मॉल टी की वैल्यू u साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज द फ्लाइट टाइम ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ से कि हम रेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो रेंज निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है भाई, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस निकालनी है तो हमको पता हॉरिजॉन्टल मोशन का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था ना वर्टिकल मोशन का हॉरिजॉन्टल मोशन से कोई लेना देना नहीं है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम O टू Q, O से Q के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, तो हॉरिजॉन्टल मोशन की जब हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कौन सा डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू फ्लाइट टाइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फ्लाइट टाइम हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल रेंज जब हमको चाहिए तो ये क्या आ जाएगा r, ठीक है, इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी देखो, u cos थीटा इनटू फ्लाइट टाइम। तो देखिए फ्लाइट टाइम कितना, यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा, देखिए ये हम निकाल चुके हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ रेंज बिकम्स 2u स्क्वायर। देखिए u स्क्वायर अलग कर लीजिए, ठीक है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ कर लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान जी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये फार्मूला होता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। दैट्स वाई वी हैव रेंज R इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि
2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या था, ये था साइन 2 थीटा। तो इसका जब यहाँ यूज किया तो हमें रिलेशन मिल गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपसे कि रेंज कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम रेंज का हाइट से क्या रिलेशन होगा, क्या होगा जब रेंज और हाइट दोनों सेम हो जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों।